हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ हिस्ट्री की एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके थर्ड चैप्टर की। हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है बंधुत्व, जाति और वर्ग के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और आई होप सो कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपका चैप्टर कवर करने में थोड़ी हेल्प देगा ये। ठीक है, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पूरे थर्ड चैप्टर के जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट, उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहले आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिखाएंगे हम, उसके बाद दोस्तों आपकी शुरुआत होगी लॉन्ग क्वेश्चनों से। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में हम लोग महाभारत काल के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में बंधुत्व जातियों के बारे में बताएंगे कि उस समय जातियां किस तरीके की थी, वर्ण व्यवस्था कैसा हुआ करता था। ठीक है, उस समय का समाज कैसा हुआ करता था, उन सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, महाभारत की कथा वस्तु का संबंध किससे है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो हमारी महाभारत है, महाभारत दो परिवारों के बीच का आपसी मतभेद को दर्शाता है। ये जो युद्ध हुआ था ये भूमि संपत्ति इसको लेकर हुआ था। तो आप कह सकते हैं महाभारत, जो महाभारत काल की कथा वस्तु का संबंध है, वो दो परिवारों की आपसी मतभेद स्थिति को दर्शाता है, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच में आपके भूमि और संपत्ति को लेकर आपसी मतभेद कह सकते हो या फिर युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो एक नंबर में आपका इनफ इतना ही रहेगा। मनुस्मृति क्या है, तो मनुस्मृति क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं। तो अगर मनुस्मृति की आप बात करेंगे तो मनुस्मृति एक हिंदुत्व धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें आपके कुछ नियम लिखे गए हैं। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे अगर मैं चर्चा करूं कि मनुस्मृति के क्या नियम हैं, तो मनुस्मृति में चांडालों और हीनों, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं मनुस्मृति में आपके उन लोगों के बारे में जानकारी दी गई है जो उस समय महाभारत समय काल में आपके हीन माने जाते थे, चांडाल माने जाते थे। इनके अपने कुछ नियम थे, जैसे ये केवल फेंके हुए बर्तनों का यूज करेंगे, ये गांव के बाहर रहेंगे। ठीक है, बिरादरी से एक तरीके से बाहर कर दिया जाता था इन्हें। इसके अलावा इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये मृतकों के जो भी आपके बर्तन होंगे या कपड़े होंगे केवल उन्हीं का ही यूज करेंगे। एक तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि इन्हें हीन समझा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं मनुस्मृति, मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, इसमें आपके नियम कायदे कानून लिखे हैं, आचार संहिता एक तरीके से बोल सकते हो उस समय के शासन व्यवस्था के बारे में। धर्मशास्त्र क्या है, तो धर्मशास्त्र एक सांस्कृतिक अनुवादित ग्रंथ है। ठीक है, धर्मशास्त्र सांस्कृतिक अनुवादित ग्रंथ है, जिसमें महाभारत काल के समय के आचार संहिता एक तरीके से आप बोल सकते हो, आचरण विचरण मतलब किस तरीके से लोगों का नियम कायदा कानून रहेगा उसके बारे में आपको ये धर्मशास्त्र बताता है। तो धर्मशास्त्र उस समय के कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था या एक तरीके से नियम किस तरीके से फॉलो होंगे, ब्राह्मणों का क्या वर्क होगा, क्षत्रियों का क्या वर्क होगा, तो उसके बारे में बताता है आपको धर्मशास्त्र। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक का क्या अर्थ है। देखिए, पितृसत्तात्मक व्यवस्था उस व्यवस्था को बोलते हैं जहां पर वंश जो चलता है, वंश की जो नींव होती है वो आपके पुरुष प्रधान होती है, या आप कह सकते हैं वंश का पूरा कामकाज या वंशिक व्यवस्था, वंशानुगत व्यवस्था कैसी होती है, पुरुष पर आधारित होती है। ठीक है, सब कुछ पिता के वंश पर चलता है। ठीक है, पिता के बाद उसका पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, तो एक तरीके से पुरुष प्रधानता भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, मैत्रसत्तात्मक व्यवस्था उसको बोलते हैं जहां पर माता के नाम से वंश का आचरण हो, माता के नाम से आपके वंश चलता हो। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि माता के नाम से जाना गया कोई एक वंश का उदाहरण दीजिए। तो आप कह सकते हैं सातवाहन राजा जो थे वो अपनी माता के वंश के जाने गए थे। ठीक है दोस्तों, तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था जहां पर पुरुषों की प्रधानता रही हो, जहां पर पुरुषों के नाम से आपके वंश चलता रहा हो। मातृसत्तात्मक व्यवस्था उस व्यवस्था को बोलते हैं जहां पर माता के नाम से वंश चलता है, जैसे सातवाहन राजा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला गोत्र क्या है, इसके क्या नियम थे। ठीक है दोस्तों, गोत्र क्या है, गोत्र एक पारिवारिक समूह, जाति या एक तरीके से एक जो वर्ग होता था उसका एक क्या चलता है, वो एक वंशानुगत व्यवस्था आप बोल सकते हो। ठीक है,
गोत्र का जो नियम का आचरण हुआ था वो लगभग 1000 ईसा पूर्व में ब्राह्मणों के नाम पर गोत्रों का आचरण किया गया था। याद रखना, गोत्र जो थे वो हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग कुछ गोत्र होगा। वो जो गोत्रों के नाम रखे गए हैं वो आपके ब्राह्मणों के नाम पर रखे गए थे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास आपके ब्राह्मणों ने आधारित किया था गोत्र व्यवस्था। गोत्र व्यवस्था क्या है? जहाँ पर वंशानुगत व्यवस्था चलती है और एक समूह को एक श्रेणी में या एक माला में परोकर रखा जाता है। इसके क्या नियम थे दोस्तों? गोत्र के आपको नियम भी पता होंगे, जाहिर सी बात है। जैसे सबसे पहला नियम था कि एक गोत्र में कोई भी शादी नहीं कर सकता। अर्थात किसी अगर लड़की लड़के दोनों का सेम गोत्र है तो दोनों विवाह नहीं कर सकते, पहला नियम। दूसरा नियम यह था कि विवाह के पश्चात पत्नी जो लड़की होती थी उसे क्या करना पड़ता था? अपना गोत्र छोड़, अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने पति का गोत्र को प्राप्त करना होता था। मतलब पिता का गोत्र त्याग देगी और पति का गोत्र एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, तो गोत्र के दो नियम आप लोग याद रखेंगे। पहला नियम क्या था? एक गोत्र में विवाह नहीं करते थे। दूसरा गोत्र का नियम था कि विवाह के पश्चात पति का गोत्र अपनाना होता था और पिता का गोत्र त्याग देना पड़ता था। ठीक है, ये कुछ गोत्र के नियम थे। इसके अलावा स्त्री धन किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, स्त्री धन उस धन को बोलते हैं जब विवाह होता है, विवाह के समय जो कन्यादान किया जाता है, कन्यादान के समय मिला हुआ धन जो है, कन्यादान के समय जो भी जमा पूंजी या संपत्ति जो भी प्राप्त होती थी उसे हम स्त्री धन बोलते थे। ठीक है, तो विवाह के समय जो स्त्री को प्राप्त होने वाला धन था उसे हम स्त्री धन का नाम दिया गया। इसके अलावा महाभारत के मूल लेखक कौन थे? दोस्तों, महाभारत के मूल लेखक कौन थे? तो महाभारत के जो मूल लेखक थे उनका नाम था भाट सारथी। ठीक है, महाभारत के जो मूल लेखक थे वो थे भाट सारथी। भाट सारथी कौन थे? दोस्तों, आपने एक चीज देखी होगी कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय, हाँ, अरे हर एक व्यक्ति को अपने सारथी की आवश्यकता पड़ती थी, है ना? जैसे अर्जुन के सारथी आपके भगवान श्री कृष्ण बने थे। ठीक है, तो उसी प्रकार भाट सारथी कौन हुआ करते थे? तो ये वे व्यक्ति हुआ करते थे जो सारथी के साथ ही बैठकर आपके युद्ध को बहुत बारीकी से देखा करते थे, युद्ध को समझा करते थे और उन्हें फिर अपने अंशों में, अपनी पुस्तकों में उतार दिया करते थे। तो आप कह सकते हैं कि महाभारत के जो मूल लेखक थे वो थे आपके भाट सारथी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम क्या है दोस्तों? जय संहिता। याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि महाभारत का मूल नाम क्या है, महाभारत को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को आपके जय संहिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वर्ण व्यवस्था क्या थी? देखिए, महाभारत समय काल में ना वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर अगर मैं चर्चा करूं तो हमारे 4 वर्ण थे। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित करने या वर्ण व्यवस्था लाने का जो एक तरीके से प्रस्ताव आप बोल सकते हो, ये ब्राह्मणों द्वारा ही लाया गया। जैसे ब्राह्मणों का कहना था कि हम जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए हैं, जबकि क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय आपके ब्रह्मा के शोल्डर से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य जो है वो ब्राह्मण की आपके थाई से उत्पन्न हुए हैं और जो शूद्र है वो ब्राह्मण के तलवों से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी के। इनकी कार्यशैली के बारे में भी बताया गया है कि ब्राह्मण जो होंगे वो आपके यज्ञ ज्ञान देने का काम करेंगे, क्षत्रिय आपके युद्ध व्यवस्था में काम करेंगे, और यदि राजा के स्थान पर अगर कोई राजा बन सकता था तो वो केवल क्षत्रिय बन सकता था। ठीक है, वैश्य व्यापार करेंगे और शूद्र जो होगा वो इन तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। इस तरीके से आपकी वर्ण व्यवस्था को बनाया गया था। ठीक है, तो मनुस्मृति के नियम क्या है या इसकी विशेषता क्या है? दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया मनुस्मृति क्या है। एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ बोल सकते हो आप इसे। इसमें चांडालों और जो हीन समझे जाते थे जिन्हें, उसके नियमों के बारे में बताया गया था। जैसे सभी मैंने आपको बताया कि फेंके हुए बर्तनों का यूज करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र या फिर आपके क्षेत्रों से अलग उनको रखा जाता था। ठीक है, मृतकों के कपड़े बर्तन इनका यूज वो किया करते थे, तो आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शॉर्ट। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि छठी
600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो काल था, उस समाज बहुत ज्यादा अधिक जटिल हो गया था। अर्थात आप ये बोल सकते हो कि 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक का जो समय काल था बहुत ज्यादा जटिल हो गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा कठोरता से भर चुका था। तो उसमें ब्राह्मणों ने एक तरीके से ब्राह्मणों ने समाज को बैलेंस करने के लिए, समाज में लचीलापन लाने के लिए, समाज में एक तरीके से व्यवस्था को सही तरीके से करने के लिए किस तरीके से ब्राह्मणों ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई या ब्राह्मणों ने क्या किया। ठीक है, तो दोस्तों उस समय अगर हम जटिलता की बात करें कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक आपके समाज बहुत ज्यादा जटिल हो गया था, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि जो आपके क्या नाम है पारिवारिक क्षेत्र होते थे या फिर जहां पर समूह बसा करते थे, वो दूर दूर एरियो में जाकर बस चुके थे इस टाइम तक। ठीक है, आपके इस टाइम पीरियड के बीच में आपके पारिवारिक क्षेत्र या समूह क्या हो गए थे, पहले तो एकजुट होकर रहते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, आपके अलग अलग होने शुरू हो गए। और इनकी अलग अलग प्रणाली के कारण, अलग अलग स्वरूप के कारण क्या हो गया, इनके बीच में तकरार आ गई और वस्तुओं का आदान प्रदान भी बहुत ज्यादा कठिन हो गया था। ठीक है, ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने आपके इस समय धर्म, जैसे मैंने अभी बताया था, धर्मशास्त्र जैसे नियमों को, धर्मशास्त्र का प्रचलन किया, जिसमें आचार संहिता लिखी गई। ठीक है, जिसमें बताया गया कि किसका क्या कार्य होगा। ठीक है, और ब्राह्मणों ने ही इसी समय वर्ण व्यवस्था का प्रचलन किया, इसमें वर्णों को 4 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, इसके अलावा उनके नियम कायदे कानून बताए कि कौन क्या वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा। ठीक है, और समाज में एक संतुलन बनाए रखने के लिए इनके बीच में कुछ आपके कार्यों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया बतानी है, पहले आप ये बताएंगे एग्जामिनर को कि आपके जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक जो समाज था वो अधिक जटिल क्यों हुआ। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उस समय समूह अलग अलग रहने लग गए थे, कुछ क्षेत्र अलग अलग हो गए थे, उनके बीच में संपर्क बहुत मुश्किल से हुआ करते थे। इसके अलावा वस्तु का आदान प्रदान में समस्या काफी पैदा हो रही थी। ठीक है, और एक तरीके से कोई भी नियम कायदे कानून नहीं थे। तो ये आप कह सकते हो इस तरीके से जटिलता बनी रही। अब ब्राह्मणों ने क्या किया इस प्रतिक्रिया में, तो ब्राह्मणों ने आपके क्या किया दोस्तों, ब्राह्मणों ने सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को लागू किया, ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र को उजागर किया। धर्मशास्त्र में क्या कर दिया, आचार संहिता, एक तरीके से नियम कायदे कानून फॉलो किए गए। और जो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था लागू की, उसमें आपके ब्राह्मणों ने क्या किया, 4 वर्णों में व्यवस्था को बांटा और उनके कार्यों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कार्य को भी बांट दिया, कौन क्या कार्य करेगा, ताकि जो सामाजिक व्यवस्था जटिल हुई थी उसमें थोड़ी सी सरलता लाई जा सके। ये ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी, ब्राह्मणों ने ये काम किया। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला, महाभारत काल में समाज पुरुष प्रधान था, बिल्कुल था। कोई 3 तर्क देने हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तर्क तो ये था कि महाभारत काल में आपके जो व्यवस्था थी वो पितृसत्तात्मक थी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था कौन सी थी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था उस व्यवस्था को हम बोलते हैं जिसमें आपके पुरुष प्रधान होता है समाज में। ठीक है, पुरुष प्रधानता चलती है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि पुरुष प्रधानता के साथ साथ पूरा जो वंश व्यवस्था थी, वंशानुगत व्यवस्था थी, वो पुरुष के आधार पर चलती थी। ठीक है दोस्तों, सेकंड आप ये बोल सकते हो कि पिता की मृत्यु के पश्चात आपके धन का जो विभाजन होता था, संपत्ति का जो विभाजन होता था, वो केवल पुरुषों के बीच में होता था, महिलाओं के बीच में कोई भी विभाजन नहीं होता था। और पुरुषों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी संपत्ति को। बट सबसे ज्यादा जो संपत्ति है, सबसे ज्यादा आपके पिता के बाद जो कोई वंश चलाने वाला होता था या माना जाता था, या गद्दी का अगला उत्तराधिकारी अगर कोई माना जाता था, तो ज्येष्ठ पुत्र को माना जाता था। ठीक है, तो ज्येष्ठ पुत्र को आपके उस गद्दी का उत्तराधिकारी माना गया था। ठीक है, तो हो गए। तीसरा आप ये बोल सकते हो कि जो संपत्ति बांटी जाती थी उसमें पुरुषों का तो हिस्सा होता था, परंतु महिलाओं का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं होता था। जबकि महिलाओं की संपत्ति इसमें नहीं होती थी, महिलाओं की संपत्ति केवल वही होती थी जो विवाह के समय उन्हें प्राप्त होती थी, जिसे हम क्या बोलते थे, स्त्री धन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो, फर्स्ट पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधानता थी, सेकंड पिता की संपत्ति में केवल पुरुषों का अधिकार था, महिलाओं का अधिकार नहीं था, और महिलाओं की संपत्ति कौन सी थी, स्त्री धन। ठीक है दोस्तों, आई होप सो क्लियर हुआ होगा।
इसके अलावा महाभारत काल के बारे में इतिहासकार मैरिस विंटरविट्जे की क्या राय थी। ठीक है, एक बहुत ही मशहूर आपके इतिहासकार रहे हैं, इनकी राय के बारे में बताना है, मैरिस की राय के बारे में कि महाभारत काल के बारे में इन्होंने क्या बोला। ठीक है, तो दोस्तों महाभारत काल के बारे में इन्होंने ये काव्य कहा कि महाभारत जो है एक संपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, महाभारत एक संपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भारतीय लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है। ठीक है, ये मैरिस कह रहे हैं कि महाभारत एक संपूर्ण ग्रंथ है जिसमें लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है, अटूट रिश्ता बनाया है इससे। और महाभारत जो है, महाभारत को पढ़कर या उसके जो धार्मिक ग्रंथ है जैसे आपके भगवत गीता की अगर हम चर्चा करें, तो इसे हम जब पढ़ते हैं, इसका जब हम ज्ञान लेते हैं, तो इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर एक चीज की गतिविधियों के बारे में हमें बहुत सही तरीके से, सटीक तरीके से समझाया जाता है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि महाभारत काल में सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमने जाना कि उस समय महाभारत व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी और आज की सामाजिक व्यवस्था कैसी है। इन संपूर्ण चीजों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो एक महाभारत काव्य से मिलती है। ठीक है, ये किसने कहा? मैरिस ने कहा। ठीक है दोस्तों, 4 में आपको पॉइंट। सबसे पहले महाभारत एक संपूर्ण ग्रंथ बोला इन्होंने, महाभारत में भारतीय लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है। महाभारत ग्रंथ को अगर हम अध्ययन करेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी या उसके बारे में हम बहुत ज्यादा कुशल हो जाएंगे। और लास्ट आप बोल सकते हो महाभारत से आपको उस समय के सामाजिक जीवन और आज के सामाजिक जीवन की आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ चीजें हैं। क्या महाभारत काल में स्त्री एवं पुरुषों दोनों को संपत्ति में समान अधिकार दिया जाता था? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, जब मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन बताया था कि महाभारत काल में समाज पुरुष प्रधान था, कोई 3 तर्क दीजिए। समान वैसे ही आप यहां भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि क्या महाभारत काल में स्त्री एवं पुरुष दोनों को संपत्ति में समान अधिकार दिया जाता था? तो नहीं, दोनों को संपत्ति में समान अधिकार नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं दिया जाता था? क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि उस समय की जो व्यवस्था थी वो पुरुष प्रधान थी, मतलब पैतृक सत्तात्मक व्यवस्था थी, जहां पर पिता के वंश के नाम पे चलता करता था पूरा समाज, और संपत्ति में केवल ज्येष्ठ पुत्र और पुत्रों को ही आपके अधिकार हुआ करता था। और इसके अलावा स्त्री धन भी बताया मैंने आपको, तो ये एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है आपकी। आप कैसे कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है? उत्तर में तर्क दीजिए। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसे आप जरूर इसकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है, महाभारत आप सभी ने ऑलमोस्ट देखी है। कोविड के समय तो महाभारत रामायण का प्रचलन बहुत ज्यादा चल गया था, आप सभी ने अपने घरों में बैठकर देखी होगी। ठीक है, तो महाभारत की अगर हम चर्चा करें तो महाभारत सबसे पहले सभी को पता है एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, और जो ये धार्मिक ग्रंथ है इसे गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया? ठीक है, अब एक सिंपल चीज समझेंगे। महाभारत की जो रचना हुई, महाभारत की रचना कोई एक व्यक्ति ने नहीं की, अर्थात हम कह सकते हैं क्या महाभारत एक रचयिता द्वारा लिखित है? तो नहीं, महाभारत की रचना लगभग 1000 वर्षों तक चली। याद रखेंगे, महाभारत की जो रचना थी लगभग 1000 वर्षों तक चली। तो ये तो बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि कोई एक व्यक्ति ने महाभारत का अनुसरण, महाभारत के बारे में संपूर्ण चीजें नहीं लिखी होंगी। समय समय पर रचयिता क्या होते रहे होंगे? बदलते रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मूल उसकी बात करेंगे रचयिता की, तो भाट सारथी आप नाम याद रखेंगे। तो महाभारत के समय समय पर रचयिता बदलते रहे, तो एक रचयिता कभी नहीं रहे महाभारत के। पहले तो ये समझिए, महाभारत को लिखने में लगभग 1000 वर्ष लगे। ठीक है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इसके बारे में आप अंदाजा कैसे लगा सकते हो? तो गतिशील ग्रंथ का मतलब क्या होता है कि कोई एक ग्रंथ है, मान लीजिए कोई आपने एक पुस्तक लिख दी, ठीक है, और उस पुस्तक को आपने मान लीजिए लिखा, तो उसे ना 100 वर्ष या 200 वर्ष तक उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। मतलब जैसी आपने लिखी थी एग्जैक्ट वैसी ही 200 वर्षों तक वो चलती रही।
कोई चेंज नहीं आया, तो इसे आप गतिशील ग्रंथ नहीं कहेंगे। गतिशील ग्रंथ हम उसे कहते हैं जिसमें परिवर्तन आता रहे, चेंजेस आते रहे, समय के साथ साथ कहानियों को जोड़ते रहे हो। कि एक रचयिता ने बोला यार ऐसा रहा होगा, दूसरे को लगा होगा कि नहीं इससे भी बेहतर रहा होगा, तो उसने अपने हिसाब से ऐड किया चीजों को, या और भी सटीक चीजों को जानकारी मिली तो और सटीक चीजों को ऐड करते हुए चले गए। तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इसे 1000 वर्षों तक लिखा गया, इसका कोई एक रचयिता नहीं था, और समय समय पर इसमें चेंजेस आते रहे, परिवर्तन करते रहे, इसकी सटीक जानकारी को ऐड करते रहे पुस्तकों में। ठीक है, इसमें चित्रकलाओं को भी ऐड किया कई बार, इसके साथ साथ आपके इसके सांस्कृतिक अनुवाद भी किए गए। तो आप कह सकते हैं कि हाँ महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है इन पॉइंटों के आधारों पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, महाभारत कालीन भारतीय सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता पर एक निबंध लिखिए। कि महाभारत में सामाजिक जीवन किस तरीके का था वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, आपके समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था, पहली चीज। दूसरी, वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, तीसरी चीज आप कह सकते हो कि बहुपति विवाह प्रचलित थी। देखो विवाह जो थे कई तरीके के थे, एक पति विवाह जिसमें एक पत्नी एक पति के साथ विवाह करती थी, बहुपति विवाह जिसमें एक पत्नी के कई पति हुआ करते थे, बहुपत्नी विवाह जिसमें एक पति बहुत सारी पत्नियां रखता था, अंतर विवाह अपने ही गोत्र में, बाही विवाह अपने गोत्र से बाहर विवाह करना। तो विवाह कई तरीके के बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस समय जो विवाह प्रचलित थी, उस समय हमने देखा कि भाई साहब द्रौपदी द्वारा 5 पांडवों से विवाह किया गया, तो बहुपति विवाह प्रचलित थी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, आप ये कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था उजागर थी, आप ये कह सकते हैं कि बहुपति व्यवस्था प्रचलित थी, आप ये कह सकते हैं कि उस समय आपके स्त्रियों का उतना आदर सम्मान नहीं किया गया। ये हम किस आधार पर बोल सकते हैं, ये हम द्रौपदी चीरहरण के बारे में बता सकते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उस समय किस तरीके की स्त्रियों को किस तरीके से घसीट कर लाया गया, उसका चीरहरण किया गया। तो स्त्रियों का सम्मान बहुत ही कम हुआ करता था, ये हमने देखा। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि आपके संपत्ति को लेकर, आपके भूमि को लेकर पारिवारिक व्यवस्था बहुत ज्यादा जटिल थी, आपस में क्या नाम है मतभेद हुआ करते थे, चाहे वो कौरवों पांडवों का एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था किस तरीके से प्रचलित थी। ठीक है, 4-5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके 3rd चैप्टर से रिलेटेड थे, जिसमें मैंने कोशिश करी कि आपके जो टॉपिक वाइज टॉपिक जो भी आपके चैप्टर में टॉपिक दे रखे हैं उनको हम डिस्कस करें और कुछ क्वेश्चन निकालें उनके। तो ये आपके कुछ 16 क्वेश्चन हैं जो आपको क्लियर हुए होंगे, आई होप सो। ठीक है दोस्तों, अगली जो हमारी वीडियो आएगी, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 4 की, जिसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो भी आपका चैप्टर होगा उससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चों तक भी और स्टूडेंट तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच।